नमस्कार, मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग प्रीलिम्स के 10th यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे और 10th यूनिट में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण पढ़ लिया था हमने, संवैधानिक संरक्षण पढ़ लिया था हमने, 5वीं 6वीं अनुसूची पढ़ ली थी, गोंड, भील और भारिया जनजातियों के बारे में पढ़ लिया था। आज बैगा जनजाति की बारी है। आज हम बैगा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बैगा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की जो है सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है। भारत सरकार ने जिन जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजातियां घोषित की हैं, उसमें से बैगा, भारिया और सहरिया 3 जनजातियां जो आती हैं। इनमें से ही जो है बैगा जनजाति के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। बैगा जो है वो द्रविड़ वर्ग की जनजाति मानी जाती है। इसको अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। बैगा जनजाति को धरतीपुत्र या बिछवार कहकर भी जो है संबोधित किया जाता है। यह मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों में से एक जनजाति है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत सरकार ने इनको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में जो है, जो पीवीटीजी के बारे में मैंने आपको बताया था, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो है उसमें इनको स्थान दिया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह दरअसल वे जनजातियां हैं जो जनजातियां जो है वो अन्य जनजातियों की तुलना में पिछड़ी हुई हैं। तो बैगा जो है इसी तरह की एक जनजाति है जो अन्य जनजातियों की तुलना में जो है अत्यंत पिछड़ी हुई जनजाति है। दरअसल बैगा का अर्थ ओझा या शमन होता है। डॉक्टर वेरियर एल्विन जो है, इन्होंने बैगा के ऊपर सबसे ज्यादा अध्ययन किया है और इन्होंने बैगा के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द बैगाज। ये पुस्तक जो है पूछी जा सकती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि द बैगाज नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। तो डॉक्टर वेरियर एल्विन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानव शास्त्री रहे हैं, उन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है। तो इस पुस्तक को जो है आप जरूर याद रखें। इन्होंने भी जो है बैगा को ओझा, सयाना, जादूगर और खरवार जाति का पुजारी माना है। इस जाति के लोग दरअसल जो है झाड़ फूक, अंधविश्वास, जादू टोना, इन सारी परंपराओं पर जो है विश्वास रखते हैं। बैगा जनजाति का ये मानना है कि वो जो है पृथ्वी के आदिम पुरुष हैं, वही पृथ्वी के सबसे पहले मानव हैं। वे ये मानते हैं कि पृथ्वी पर जो है सबसे पहले उनका ही जन्म हुआ था और मानव जाति को पृथ्वी पर लाने का श्रेय जो है वो उन्हीं को दिया जाता है। बैगा जनजातियों का मानना है कि उनकी उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी से हुई है। एक मान्यता के अनुसार जब लक्ष्मण जी युद्ध में घायल हुए थे, तब सुषेण नामक वैद्य जो है उन्होंने उनका उपचार किया था और ये सुषेण नामक वैद्य जो है वो बैगा जनजाति से ही थे और इसीलिए बैगा जनजाति के लोग जो है वो सुषेण को अपना पूर्वज मानते हैं। देखिए, बैगा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में जो है कई सारी कहानियां, कई सारी किंवदंतियां जो है वो प्रचलित है। और एक किंवदंती के अनुसार प्रारंभ में भगवान ने नागा बैगा और नागी बैगिन को बनाया था। नागा बैगा और नागी बैगिन जंगल में रहने चले गए। कुछ समय पश्चात जो है दोनों की 2 संतानें हुई। पहली संतान जो है वो बैगा और दूसरी संतान गोंड। इसीलिए बैगा और गोंड जनजाति के लोग जो है आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं और कहा जाता है कि दोनों संतानों ने ही जो है अपनी बहनों से विवाह कर लिया और आगे चलकर मनुष्य जाति की उत्पत्ति जो है इन्हीं दोनों दंपतियों से हुई थी। इस प्रकार बैगा जनजाति जो है वो अपने आदि पुरुष नागा बैगा को मानते हैं, उसी से जो है अपनी उत्पत्ति मानते हैं। एक किंवदंती ये भी है, बहुत पुरानी जो है मान्यता ये भी है कि प्रारंभ में जो है इस पूरे जगत में, इस पूरे विश्व में जो है पानी ही पानी था और ये कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी जो है पानी में ही एक पत्ते पर बैठते थे। अभी भी जो है आपने ब्रह्मा जी को एक कमल के ऊपर जो है बैठे हुए विराजमान जो है वो दिखाई देते हैं हमें जो है कई सारी तस्वीरों में। तो एक बार भगवान जी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने जो है धरती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन धरती उनको मिली नहीं। ये पुरानी मान्यता है, एक किंवदंती है। और तब ब्रह्मा जी ने जो है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने छाती के मैल से जो है कव्वे का निर्माण किया और कव्वे से बोले कि जाओ और धरती का पता लगाओ। कौवा उड़ा, उड़ते उड़ते जो है उसको एक केकड़ा दिखा। कौवा जो है केकड़े के पास गया और केकड़े को पूरी कहानी बताई और कहा कि मुझे जो है धरती खोजना है, मुझे धरती की मिट्टी चाहिए। केकड़ा जो है वो कौवे को दबाकर और पाताल लोक पहुंच गया और पाताल लोक के राजा ने फिर जो है पाताल लोक के राजा से उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो पाताल लोक के राजा ने जो है कौवे को मिट्टी दिया। अब केकड़ा जो है वो कौवे को लेकर और पाताल लोक से बाहर निकला और वो भगवान के पास पहुंचा, भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और कौवे ने जो है मिट्टी भगवान ब्रह्मा जी को दे दी। कहते हैं कि भगवान ने उस मिट्टी को चारों तरफ बिखेर दिया जिससे धरती का निर्माण हुआ। अब जब भगवान ब्रह्मा जी जो है जब धरती को देखने के लिए आए, तब उनके धरती पर पहुंचने से जो है धरती हिलने लगी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने जो है अगरिया जनजाति को बनाया। अगरिया आग से उत्पन्न, अगरिया ने जो है वो लोहे की कीलें बनाई और उस लोहे के कील को जो है चारों तरफ ठोकने के लिए, अर्थात धरती के चारों तरफ ठोकने के लिए किसी की आवश्यकता थी।
तो कहते हैं भगवान ने जो है इस धरती के चारों ओर उन लोहे की कीलों को ठोकने के लिए ही नागा बैगा को बनाया, और नागा बैगा ने ही जो है वो धरती के चारों ओर कील ठोक दिया। तभी से जो है बैगा जो है इस धरती की रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह की किंवदंतियां जो है, इस तरह की कहानियां, इस तरह की मान्यताएं जो है वो प्रचलित हैं। तो ये कुछ बैगा जनजाति की कहानी के बारे में जो है मैंने आपको बताया कि बैगा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये आपको जो है बैगा जनजाति के जो है कुछ तस्वीरें जो है दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी जो है आपको बैगा जनजाति के लोग जो है वो कहीं नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जंगलों में जो है निवास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग जो है बैगा जनजाति की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और सबसे पहली विशेषता जो है भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ेंगे। बैगा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है, तो बैगा जनजाति का मूल निवास जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके में जो है आपको दिखाई देगा। मुख्य रूप से सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, इधर शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ से जो है अगर आप इधर नीचे की तरफ जो है पूर्व से दक्षिण की तरफ जो है अगर हम बढ़ेंगे तो आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वो बैगा जनजाति का पूरा निवास दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आप, तो आप थोड़ा सा जो मैं इसको एनलार्ज करा के करके दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो है आपको ये सीधी नजर आ रहा है, सीधी के बाद जो यहाँ शहडोल और अनूपपुर, यहाँ पर जो है डिंडोरी, ये मंडला, ये बालाघाट और ये सिवनी। अब यहीं पर जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर जो है मंडला, मंडला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है बैगाओं के लिए। ऐसा कहा जाता है कि मंडला में जो बैगाचक के जंगल है ना, ये है मंडला, यहीं पर जो है बैगाचक के जंगल हैं। इन बैगाचक के जंगलों में ही जो है मंडला का निवास है। तो बैगाचक के जंगल जो है आप याद रखें। ये पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप से जो है बैगा का निवास कहाँ माना जाता है, तो बैगा का निवास जो है वो मंडला जिले में बैगाचक के जंगलों में जो है मुख्य रूप से निवास माना जाता है। इसके अलावा जो है सिवनी, यहाँ पर जो है बालाघाट, यहाँ डिंडोरी, ये अनूपपुर, शहडोल, सीधी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बैगा जनजातियों का जो है निवास माना जाता है। अर्थात दक्षिण पूर्वी जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बैगा जनजाति के लिए जो है वो जाना जाता है। इसके पश्चात जो है हम लोग इनके शारीरिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक बैगा जनजाति पुरुष और ये बैगा जनजाति स्त्री जो है वो दिखाई गई है। बैगा जनजाति के लोगों का कद जो है मध्यम ऊंचा कद जो है इनका माना जाता है। साथ ही जो है शरीर सुगठित, रंग जो है काला दिखाई दे रहा है आपको, रंग जो है वो काला है। होठ जो है वो मोटे होठ, यहाँ पर भी जो अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के होठ, यहाँ पर जो पुरुषों के होठ दोनों ही जो है वो मोटे दिखाई देंगे। नाक जो है वो चपटी है और चौड़ी, नाक चपटी और चौड़ी है। आंखें जो है वो काली और बाल जो है वो सीधे होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये शारीरिक विशेषताएं जो है वो स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे रही होंगी कि मध्यम कद है, शरीर जो है सुगठित होता है, रंग काला, होठ मोटे, नाक चपटी और चौड़ी, आंख काली और बाल जो है वो सीधे होते हैं। तो ये जो है बैगा जनजाति की जो शारीरिक बनावट है उसके बारे में जो है मैंने आपको बताया। अब बैगा जनजाति की जो है उपजातियां, बैगा जनजाति की जो है 6 प्रमुख उपजातियां जो है वो मानी जाती हैं। इनमें बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, रे मैना, काठ मैना और नाहर, कुल मिलाकर जो है 6 इनकी उपजातियां जो है वो यहाँ पर जो है मानी जाती हैं। वस्त्र आभूषणों की अगर हम बात करें कि वस्त्र और आभूषण जो है वो कैसे होते हैं, तो बैगा जनजाति के जो पुरुष होंगे, पुरुष अधिकांशतः जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कमर के नीचे जो है एक धोती पहनते हैं। यहाँ इस तरह से जो है एक पुरुष यहाँ पर दिखाया गया है, कमर के नीचे जो है यहाँ पर एक धोती दिखाई गई है, कमर के नीचे धोती पहनते हैं और ऊपर मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है उस ऊपर के हिस्से में एक वस्त्र पहनते हैं जिसको जो है पटका कहते हैं। यहाँ इस तस्वीर में जो है आपको दिखाई देगा इस तरह का वस्त्र जो है ये पटका कहलाता है। सिर पे जो है एक कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं जिसको जो है फेंटा कहते हैं। ऐसे ही जो है महिलाएं जो होती हैं वो धोती पहनती हैं। यहाँ पर जो है महिलाएं आपको जो है वो धोती पहनी हुई जो है वो दिखाई देंगी, जिसको जो है हम साड़ी भी कह सकते हैं। और महिलाओं में जो है आभूषणों का जो है बड़ा प्रचलन होता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये महिलाएं जो है वो तमाम तरह के जो है वो गिलट की या पीतल की जो है आभूषण जो है वो पहने हुए दिखाई देंगे। इस तरह से जो है तमाम ये आभूषण जो है वो पहने हुए दिखाई देंगे। महिलाओं में जो है गुदना गुदवाने का बड़ा शौक होता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पूरे शरीर पर जो है महिलाओं ने जो है गुदना गुदवा रखा है। यहाँ पर भी जो है इस तस्वीर में भी आपको इस तरह से जो है यहाँ पे सिर पे भी जो है आपको यहाँ गुदना गुदवाए दिखाई दिए। ये हाथ जो है उनके हाथों में भी जो है यहाँ पर गुदना गुदवाए जो है आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो है वस्त्र आभूषणों में जो है ये मुख्य रूप से जो है ये होता है। डॉक्टर बेरियल ने कहा कि इनमें जो है डॉक्टर बेरियल के अनुसार ये लोग जो है बहुत हंसमुख और विशिष्ट समूह के रूप में जो है उन्होंने इसको वर्णित किया है। जो गुदना है, गुदना इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण जीवन का जो है एक साज सज्जा का जो एक माध्यम होता है। घर और बस्तियां देखिए, बैगा जनजाति के लोग जो है वो दुर्गम जंगलों में निवास करते हैं और बैगा जनजाति के जो घर होते हैं
इन घरों को पूर्वा के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति के घर जो है अधिकांशतः यहाँ पर जो है अगर आप हम देखने की कोशिश करें इस वीडियो में, इस पिक्चर में जो है अगर देखने की कोशिश करें तो इस पिक्चर में जो है आपको बैगा जनजाति के घर, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये आपको कैसा नजर आ रहा है, तो मिट्टी से बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो है जो घर की दीवारें होती हैं वो इस तरह से मिट्टी से बनी हुई होती हैं। मिट्टी या बांस दोनों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो छत है, छत अधिकांशतः जो है घास फूस और बांस की जो है बनी हुई, पत्तों से बनी हुई जो है, यहाँ पर ये पूरा घास फूस जो है वो आपको नजर आएगा। ये पूरा का पूरा जो है इनका छत होता है जो कि घास फूस जो है उससे बना हुआ होता है। ये लोग जो है ये जनजातियां जो है किसी अन्य जनजाति के गांव में निवास नहीं करते। ये लोग जो है अपना अलग ही जो है घर बनाकर रहते हैं और इनके घर को जो है पूर्वा कहते हैं। इनके गांव में जो है वो स्वच्छता काफी होती है, इसलिए इनमें जो शमशान होता है वो गांव से बाहर होता है। साथ ही जादू टोना और तमाम तरह के जो है बलि जैसी क्रियाएं जो होती हैं वो भी गांव से बाहर ही संपन्न होती हैं। गांव में ये क्रियाएं जो है वो संपन्न नहीं होती हैं। तो ये घर एवं बस्तियों के बारे में जो है मैंने आपको बताया। कहीं कहीं पर जो है अब चूंकि बैगा जनजाति भी जो है आधुनिक सभ्य समाजों के संपर्क में आ रही है और आधुनिक सभ्य समाजों की जो चीजें हैं उनको अपना रही है, तो कहीं कहीं पर आपको जो है इस तरह से खपरेल जो है घर वो भी जो है दिखाई देंगे, जहाँ पर जो है खपरे का प्रयोग जो है वो छतों को जो है छपाने के लिए जो है किया जाता है। अब इनकी जो है इनका भोजन जो है वो क्या होता है, देखिए अधिकांशतः जनजातियों में आप देखा, हमने जो है गोंड के बारे में भी देखा था, भील में भी देखा था। इन जनजातियों में जो है पेज का जो है बड़ा महत्व होता है। बासी, पेज और बियारी इनके सुबह, दोपहर और रात का भोजन होता है। इसमें पेज जो है मैंने आपको बताया था, जो मोटे अनाज होते हैं उनको पानी में उबाल कर, जैसे मक्का है, कोदो है, कुटकी है या चावल है, इनको इस तरह से जो है उबाल कर और फिर जो है उनको बनाया जाता है। साथ ही जो है जो घर में ही उगाई जाने वाली जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनका वो जो है खाने के रूप में उनका यूज होता है। यहाँ पर जो है एक महिला अपने घर में जो है जो भी बर्तन वगैरह हैं और चूल्हा है उसके साथ जो है उनको जो है यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो है जो रात का खाना जो होता है उसको जो है बियारी के नाम से जाना जाता है। ऐसे बासी, पेज और बियारी इनका जो है सुबह, दोपहर और रात का जो है भोजन पूरा का पूरा होता है। अब हम जरा इनके जो है सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखें कि किस तरह से जो है इनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो होती है। बैगा समाज जो है वो भी इसी तरह से, जैसे जो है भील जनजाति के बारे में हम लोगों ने बात की थी या गोंड जनजाति के बारे में बात की थी, बैगा जनजाति भी जो है पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय होता है। इनमें पुरुष ही जो है वो परिवार का मुखिया होता है। पद और संपत्ति उत्तराधिकार जो है पिता से पुत्रों को ही प्राप्त होता है। अब इस जनजाति में जो इनका राजनीतिक पूरी की पूरी व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस जनजाति में जो जनजातीय पंचायत होती है उसका बड़ा विशेष महत्व है और इसमें जो है जो पंचायत होती है उसको पंच मुकद्दम के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 प्रकार के पंच होते हैं। सबसे पहला जो है मुकद्दम होता है। मुकद्दम जो है दरअसल गांव का प्रमुख होता है या यही गांव का मुखिया कहलाता है। इसका फैसला जो है सर्वमान्य होता है। दूसरा जो है पंच दीवान कहलाता है। ये दरअसल मुकद्दम का सहायक होता है। मुकद्दम की सहायता करने के लिए जो है दीवान वहां पर होता है। इस तरह से एक सम्रत होता है, एक कोटवार होता है जो कि गांव का सुरक्षा कर्मी भी होता है। साथ ही साथ जो है कोटवार ही जो है तमाम तरह की जो सूचनाएं होती हैं वो गांव वासियों तक पहुंचाने का काम करता है। जो भी सूचनाएं जो है गांव वासियों तक पहुंचानी होती हैं वो काम जो है कोटवार का होता है। दवार जो है दरअसल गांव का पुरोहित या पंडा होता है। विशेष रूप से धरती माता की पूजा का जो है ये विशेषज्ञ होता है। दरअसल बैगा जनजाति जो है वो जनजाति है जो धरती को अपनी माँ के रूप में मानती है, अपनी माँ के रूप में पूजती है और इसीलिए बैगा जनजाति जो है कभी भी धरती के ऊपर अर्थात जमीन के ऊपर जो हल नहीं चलाते। उनका ऐसा मानना है, उनकी मान्यता है कि धरती के ऊपर हल चलाने का मतलब है धरती माता का सीना छलनी करना। इसीलिए वो कभी भी जो है स्थायी कृषि में स्थायी कृषि करते नहीं है, क्योंकि स्थायी कृषि में जो है हल चलाना होता है, तो स्थायी कृषि वो नहीं करते बल्कि वो स्थानांतरित कृषि करते हैं। अब हम बैगा जनजाति में विवाह, पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद इन सब चीजों की बात करते हैं। यहाँ पर जो है बैगा जनजाति की विवाह परंपरा जो है वो दिखाई गई है। बैगा जनजाति में विवाह जो है वो दरअसल बैगा जनजाति जो है वो समगोत्री विवाह नहीं करते, अर्थात बैगा जनजाति के लोग जो है वो अपने गोत्र से बाहर ही विवाह करते हैं। बैगा समाज में दरअसल कुल मिलाकर 6 प्रकार के विवाह प्रथाएं जो है प्रचलित हैं। इनमें उधरिया विवाह, पैठुल विवाह, लमसेना विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह और पठौनी विवाह, ये 4 तरह की जो है विवाह परंपराएं जो है प्रचलित हैं। एक एक करके जो है हम सभी तरह की विवाह परंपराओं के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है विवाह प्रथाएं इनमें है। सबसे पहले हम जो है उधरिया विवाह की बात करते हैं कि उधरिया विवाह क्या होता है।
बैगा जनजाति में दरअसल उधरिया विवाह जो है पुनर्विवाह की एक पद्धति होती है। इसमें यदि किसी शादीशुदा महिला जो है उसको अपने पति को छोड़ना होता है तो अपने पति को छोड़कर किसी और से शादी करने का निर्णय ले सकती है और फिर वो जो है अपने पति को छोड़कर जिस व्यक्ति से भी शादी करने का निर्णय लेती है उस आदमी के घर में घुस जाती है। इसके बाद जो है पंचायत के लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं और उस महिला पर उसके होने वाले देवर के द्वारा एक लोटा गर्म पानी डाला जाता है। गर्म पानी डालने का मतलब क्या है? तो गर्म पानी डालने का मतलब है कि महिला जो है वो अब पवित्र हो गई है, अर्थात नए व्यक्ति से विवाह करने के लिए वो महिला जो है अब पवित्र हो चुकी है। उसके बाद जो है पंचों को अगले दिन जो है शराब पिलाई जाती है, क्योंकि जनजातियों में जो है शराब का बड़ा महत्व होता है, तो शराब जो है उनको पिलाई जाती है। अब पहला पति जो होगा वो दूसरे पति से हर्जाना वसूल करेगा, क्योंकि इन जनजातियों में भी जो है वधू धन का प्रचलन है। तो पहला पति जो है अपनी पत्नी के लॉस की वजह से जो हर्जाना जो नुकसान उसको हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वधू धन जो है, वधू मूल्य जो है जनजातियों में क्यों प्रचलित है। तो मैंने आपको एक कारण उसका यह भी बताया था कि लड़की के पिता के यहाँ जाने के फलस्वरूप पिता को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के रूप में, उसके हर्जाने के रूप में जो है यह वधू मूल्य प्रचलित होता है। दरअसल जनजातियों में लड़की भी जो है अपने आप में एक आर्थिक इकाई होती है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनजातियों में विवाह जो है कोई धार्मिक संस्कार न होकर एक वैध अनुबंध होता है। तो यहां पर जो है अब पहला पति जो है उसके घर से वधू जो है अब दूसरे पति के यहाँ जा रही है, तो पहले पति को भी नुकसान हो रहा है और इसीलिए पहला पति जो है दूसरे पति से हर्जाना वसूल करेगा। इस हर्जाने को दावा कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप याद रखें कि दावा किसको कहते हैं, तो दावा जो है वो पहले पति के द्वारा दूसरे पति से वसूला जाने वाला हर्जाना होता है। अमूमन 200 रुपये नगद, गाय बैल या और जो भी सामान है वो जो है दावे के रूप में जो है वसूला जाता है। दावा चुकाने के बाद दोनों पक्षों में जो है एक मिलौकी होती है। मिलौकी में क्या होता है कि एक खपरे पर, जो अभी आपको मैंने दिखाया था, एक खपरे पर जो है 1 रुपया, घास और कच्चा धागा रख दिया जाता है। पहला पति जो है पंचों के सामने उस खपरे को तोड़ देता है। पहले पति के द्वारा पंचों के सामने खपरे को तोड़ देने का मतलब है संबंध का टूट जाना और होने वाले देवर के द्वारा एक लोटा गर्म पानी जो है वो स्त्री के ऊपर डालने का मतलब है स्त्री का पवित्र हो जाना। तो इस तरह से जो है खपरे के टूटने के बाद पहले पति और पत्नी का संबंध टूट जाता है और दूसरे पति से जो है विवाह को वो स्त्री जो है तैयार हो जाती है। तो ये जो है विवाह की एक अनूठी सी परंपरा जो है वो बैगा जनजाति में प्रचलित है। दूसरा जो विवाह का स्वरूप है उसे हम पैठुल विवाह के नाम से जानते हैं। पैठुल विवाह में जो है जो कुंवारी युवती होती है वो अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए उस लड़के के घर में, घर के पीछे से, पिछले दरवाजे से जो है चुपचाप घुस जाती है। उस लड़के के पीछे पीछे जो है घर में घुस जाती है और लड़के के ऊपर हल्दी और चावल छिड़क देती है। अब लड़की के द्वारा लड़के के ऊपर हल्दी और चावल छिड़कने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया है। अब जब लड़की हल्दी चावल छिड़क देती है तो लड़के का पिता जो है वो गांव के प्रमुख लोगों को, मतलब जो वहां के जो है पंच हैं, उनको जानकारी देता है कि भाई ये लड़की जो है वो हमारे घर में पैठुल हो गई है। पैठुल हो गई मतलब पैठ गई है, बैठ गई है एक तरह से, है ना। उसके बाद फिर लड़की को बुलाकर पंचायत में जो होते हैं वो लोग जो है लड़की को बुलाते हैं और दोबारा जो है उससे उसकी इच्छा पूछते हैं कि भाई आप पैठुल हो कि नहीं हो, मतलब आप उस लड़के से विवाह करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और उसके बाद फिर जो है घर के आंगन में मंडप लगाकर वहीं तुरंत जो है भांवरे, जिसको हम कहते हैं, वो भांवरे वहीं कर दिए जाते हैं। बाद में फिर जो है लड़की के घर में खबर बाद में पहुंचाई जाती है। खबर मिलने के बाद फिर लड़की का पिता जो है लड़के के घर पहुंचता है और फिर से एक बार जो है शादी की तारीख तय होती है और फिर जो है विधिवत जो है विवाह होता है। तो इस तरह से जो है पैठुल विवाह भी जो है वो विवाह की एक बड़ी अनूठी सी परंपरा जो है वो इनमें है। दरअसल ये भी जो है प्रेम विवाह का ही जो है वो एक तरह से स्वरूप जो है वो माना जा सकता है। विवाह का तीसरा तरीका जो है चोर विवाह है। दरअसल मैंने अभी आपको बताया कि बैगा जनजातियों में जो है प्रेम विवाह का प्रचलन अधिक है और इसलिए इस जनजाति में जो है चोर विवाह या इसी को ले भगा ले भागी विवाह कहते हैं, है ना। ले भगा ले भागी विवाह।
चोर विवाह या ले भगा ले भगी विवाह। इसमें लड़का लड़की दरअसल अपनी मर्जी से भाग जाते हैं और अपने दोस्त से अपने घरों में जो है खबर भिजवा देते हैं कि भाई हम लोग इस समय इस जगह पर मिलेंगे। लड़का लड़की भाग गए और अपने दोस्त से कह देते हैं कि अब हमारे घरों में जाकर खबर कर दो कि हम लोग इस समय फलाने जगह पर मिलेंगे। आधुनिक समाज में जो है कई सारी फिल्मों में आपको इस तरह की चीजें जो है देखने को मिलती हैं। तो दरअसल जो है ये तो काफी पहले से जो है हमारे यहाँ चली आ रही है। खबर मिलने के बाद दोनों के माता पिता जो है उस जगह पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद फिर जो है उनको मनाते हैं और मनाकर जो है ले जाते हैं और फिर जो है पूरे रस्मों रिवाज से जो है उनकी शादी करा दी जाती है। तो ये जो है चोर विवाह, अपने आप में जो विवाह का एक और स्वरूप जो है चोर विवाह, बहुत ही अनूठी परंपरा है। उसके बाद एक और विवाह जिसे हम उठवा विवाह के नाम से जानते हैं। दरअसल उठवा विवाह इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विवाह का पूरा खर्च जो है लड़के वाले उठाते हैं, इसलिए उठवा विवाह है। इसमें लड़की के पक्ष के लोग जो है लड़के वालों के घर पहुंचते हैं और लड़के वालों के घर पहुंचकर वहीं सगाई शादी सबकी तारीखें तय करके और वहीं पर फिर जो है पूरा का पूरा विवाह होता है। लड़के वाले ही जो है विवाह का पूरा खर्च वगैरह जो उठाते हैं, इसीलिए इसको जो है उठवा विवाह के नाम से जानते हैं। एक और विवाह का तरीका जो है पठौनी विवाह। पठौनी विवाह में क्या होता है, तो पठौनी विवाह में जो है लड़की के द्वारा बारात लाई जाती है। अब आप समझे यहाँ बारात जो है लड़का नहीं लेकर आ रहा, यहाँ बारात जो है लड़की लेकर आती है। लड़की के पक्ष के लोग जो है बारात लेकर लड़के वालों के घर पहुंचते हैं और फिर लड़के के घर में जो है वहीं पर जो है मंडप में विवाह संपन्न होता है और बाद में जो है दूल्हे को विदा करके वापस ले आते हैं। तो इसे जो है पठौनी विवाह या इसी को जो है चढ़ विवाह भी कहते हैं। ये भी जो है एक बहुत ही अनोखी जो है विवाह पद्धति है जिसमें लड़का जो है अब लड़की के घर आकर रह रहा है। एक और विवाह की पद्धति जो है लमसेना विवाह है। लमसेना विवाह के बारे में हम लोगों ने पहले भी गोंद जाते हुए में बात की थी। इस विवाह में जो है जो युवक वधु मूल्य देने में असमर्थ है या किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वह जो है वो अपनी मनचाही किसी कन्या के घर जाकर सामान्यतः 1 से 2 साल जो है वो उस कन्या के पिता के साथ जो है काम करता है और अपनी शारीरिक क्षमता का परिचय देता है। यदि लड़की का पिता लड़के के कार्य से खुश हो जाता है तो वो 1 वर्ष के अंदर जो है अपनी लड़की का विवाह जो है उस लड़के के साथ करा देता है और फिर विवाह के बाद जो है दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह से जो है अगर हम देखें तो इनमें जो है एक और विवाह जो है लमसेना विवाह के रूप में जो है वो प्रचलित है। बैगा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह जो है उसका प्रचलन भी है, जैसे अभी हम लोगों ने जो उधर विवाह में देखा था। लेकिन विधवा को अगर पुनर्विवाह करना है तो उसे अपने देवर से विवाह करना होता है। ये जो है उनमें एक प्रायोरिटी जो है उनको देवर को देना पड़ती है। और तलाक के लिए, विवाह विच्छेदन के लिए जो है पति पत्नी दोनों को ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दोनों एक साथ यदि तिनके को तोड़ देते हैं, है ना, किसी तिनके को दोनों एक साथ तोड़ते हैं तो इसे जो है तलाक का सूचक माना जाता है। ये माना जाता है कि हाँ दोनों जो है तलाक के लिए जो है तैयार हैं या दोनों ने जो है तलाक ले लिया है। तो इस तरह से जो है विवाह की कई सारी जो है परंपराएं जो है वो यहाँ पर प्रचलित है। यहाँ पर जो है विवाह के दौरान जो है एक जोड़ा जो है वो आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विवाह के दौरान जो है नृत्य करते हुए जो है वो महिला पुरुष जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर भी जो है भावरे जिसको हम कहते हैं आधुनिक समाज में भी जो है ये भावरे के रूप में जो है भावरा लेते हुए जो है वो महिला पुरुष जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है बैगा जनजातियों में विवाह की जो है कई सारी प्रथा परंपराएं जो है वो प्रचलित होती हैं। अब हम बैगा जनजाति में जो है वो आर्थिक क्रियाकलापों की बात करेंगे। देखिए बैगा जनजातियों का जीवन जो है चूंकि दुर्गम जंगलों में निवास करते हैं तो बैगा जनजाति के लोग जो है अपने अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। दुर्गम जंगलों में निवास करते हैं तो जीवन भी जो है संघर्षमय होता है। अधिकांशतः जो है कंद मूल फल, है ना, यहाँ पर जो है पत्ते पत्तियां ये सब जो है इकट्ठा करके यहाँ पर जो है आपको ये महुआ जो है वो नजर आएगा। यहाँ पर जो है एक महिला ऊपर चढ़कर जो है ये लोग पत्तियां वगैरह जो है तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह से जो है इनमें स्थानांतरित कृषि प्रचलित है जिसे हम जो है वो बेवार के नाम से भी जो है जानते हैं। देखिए बैगा जनजाति जो है दरअसल अपने धार्मिक विश्वास के कारण स्थानांतरित कृषि करते हैं। ये लोग स्थायी कृषि नहीं करते। इनके स्थानांतरित कृषि को दाही या दहिया, पांडु या बेवार कहा जाता है। क्योंकि इस जनजाति के लोग जो है धरती को अपनी मां मानते हैं और इस पर हल चलाना अर्थात धरती पर हल चलाना जो है वो पाप मानते हैं। इनका मानना है कि यदि हम धरती पर हल चलाते हैं तो धरती माँ का सीना छलनी होता है, इसीलिए लोग जो है धरती पर हल नहीं चलाते।
और इनकी मान्यताओं को, इनकी ये जो मान्यता है, इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए ही सरकार के द्वारा मंडला और शहडोल के क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को अनुमति प्रदान की गई है। आपको पता होगा कि 1967 के बाद से हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर स्थानांतरित कृषि के ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है। इस तरह से जो है मंडला और शहडोल ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है स्थानांतरित कृषि को जो है वो मंजूरी प्राप्त है, अनुमति है, और ये जो है केवल इसलिए ताकि जो है इस जनजाति के लोग अपनी मान्यता अनुसार जो है वो खेती कर सकें। इस जनजाति के लोग वनों से एकत्र फल, कंदमूल, शहद, इन सब के बदले अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो है प्राप्त करते हैं। कुल्हाड़ी जो है इनका प्रमुख औजार जो है कुल्हाड़ी है। चूंकि इनको औषधियों का भी अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए जो है ये ओझा का काम भी करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैगा का मतलब ओझा ही होता है, तो इनको औषधियों का ज्ञान होता है, इसलिए जो है ये लोग ओझा का काम भी जो है करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखें तो इनका जो आर्थिक इनका जो जीवन होता है, क्योंकि जनजातियों का वैसे भी जो है अगर हम देखें तो इनकी आवश्यकताएं जो है काफी सीमित होती हैं, तो आर्थिक जीवन जो है या अर्थव्यवस्था जो है वो भी काफी सीमित प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है इनमें होती है। आगे हम धार्मिक जीवन की बात करेंगे कि किस तरह के जो है देवी देवता, ये पूरा का पूरा जो है बैगा जनजाति जो है, इन ये लोग जो है झाड़ फूक, जादू टोना, है ना, इन सब चीजों पर जो है विश्वास रखते हैं, आत्मावाद पर विश्वास रखते हैं। इसी तरह से जो है ये इनका भी जो है अपना टोटम होता है। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता जो है बूढ़ा देव, ठीक है, यहाँ पर जो है ये बूढ़ा देव, इसी तरह से यहाँ पर जो है ये बूढ़ा देव, इस तरह से जो है बैगा जनजाति जो है इनके सबसे प्रमुख देवता जो है बूढ़ा देव जो है माने जाते हैं। और बूढ़ा देव के बारे में कहा जाता है कि ये साल के वृक्ष या साज के वृक्ष पर जो है निवास करते हैं। बैगा जनजाति के लोग जो है गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव और बीमारियों से रक्षा के लिए दुल्हा देव, ये दुल्हा देव है ना, दुल्हा देव को जो है ये लोग पूजते हैं बीमारियों से रक्षा के लिए। साथ ही साथ जो है वो गांव की रक्षा के लिए जो है ठाकुर देव को पूजते हैं। नाग देवता की पूजा भी जो है इनमें होती है। यहाँ पर जो है आपको ये कुछ लोग जो है नाग देवता की पूजा करते हुए जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरह से जो है इनमें ये नारियल है, ये है शराब वगैरह भी जो है रखकर ये लोग नाग देवता की पूजा जो है, यहाँ पर ये आपको जो है बॉटल में शराब दिखाई देगी। इस तरह से जो है ये नारियल है, यहाँ पर जो है ये सर्प की आकृति जो है बनाकर, और इस तरह से जो है पूरा का पूरा इनके यहाँ जो है पूजा होती है। तो धार्मिक जीवन में जो है अगर हम देखें तो ये लोग जो है मुख्य देवता इनके जो है बूढ़ा देव होते हैं। यहाँ प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख देवता जो है बूढ़ा देव हैं, तो बैगा जनजाति के प्रमुख देवता जो है बूढ़ा देव हैं। साथ ही साथ जो है ठाकुर देव जो कि गांव की रक्षा के लिए हैं, और बीमारियों से रक्षा के लिए जो है दुल्हा देव है। नाग देवता की भी पूजा जो है इनमें की जाती है। झाड़ फूक इनमें जो है वो ओझा या गुनिया के द्वारा किया जाता है। मृत्यु संस्कार जो है अगर हम देखें तो इनमें मृत्यु संस्कार जो है, दरअसल इनमें मृतकों को जो है दफनाने की परंपरा प्रचलित है, लेकिन बूढ़े लोगों को या कुछ विशेष संपन्न व्यक्ति जो होते हैं उनको जो है सम्मान स्वरूप उनका दाह संस्कार जो है वो भी किया जाता है ना। तो ये जो है इनमें जो इनके दाह संस्कार की परंपरा है उसकी जो है हम लोगों ने बात की, मृत्यु संस्कार जो है उसकी बात की। अब हम बैगा जनजाति में प्रचलित प्रमुख नृत्यों की बात करते हैं। एक एक करके हम जो है सारे नृत्यों की बात करते हैं, कौन कौन से नृत्य जो है इनमें प्रचलित हैं। देखिए बैगा जनजाति में जो नृत्य प्रचलित होते हैं उनके लिए बैगा जनजाति जो है नृत्य करते समय विशेष वेशभूषा जो है धारण करते हैं। विशेष रूप से जो है इनमें मुखौटों और सिर में पहने जाने वाले सींग वगैरह का जो है वो प्रचलन है। अब यहाँ पर जो है मुखौटे और सींग वगैरह जो है आप देख सकते हैं। और विशेष रूप से जो है इनमें कुछ जो है वस्त्र जो है वो प्रचलित होते हैं। जैसे इसमें जो है आप देख सकते हैं जो पुरुष होते हैं वो यहाँ पर जो है एक लहंगे नुमा घेरदार साया, यहाँ पर जो है आपको ये लहंगे नुमा घेरदार साया जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। इस तरह से जो है ये लोग लहंगे नुमा घेरदार साया जो है वो पहनते हैं। साथ ही साथ जो है अपने सिर पर जो है ये मोर पंख कलगी जो है मोर पंख के रूप में जो है ये लगाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो कई सारे जो है वो आभूषण वगैरह भी जो है ये लोग पहनते हैं। जैसे यहाँ कानों में जो है आप बाली वगैरह जो है वो देख सकते हैं, कानों में बालियां पहनते हैं। इस तरह से जो है गले में है ना कई सारी मूंगा मालाएं, गिलट या पीतल के सिक्कों से बने हुए रुपया, कानों में मूंगे मोतियों की बाले, है ना, इस तरह की चीजें पहनते हैं। पैरों में लोहे या पीतल के पैजन वगैरह पहनते हैं। पीठ पर जो है लाल नीली छीट का पिछोरा भी बांधते हैं। हाथ में एक ठिसकी लिए होते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वो अधिकांशतः जो है वो इस तरह से जो है वो लुगरा पहनती है, ठीक है ना। तो स्त्रियां जो है क्या क्या पहनती है, तो मूंगी लुगरा पहनती हैं, और ये अपने बालों को जो है वो सजाती हैं। बालों में जो है मोर पंख कलगी लगाती हैं। साथ ही साथ जो है ये लोग बालों में जो है एक फूल का गुच्छा जो है
वो इस तरह से लटकाती हैं कि ये पीछे कमर तक जो है वो लटकता हुआ जाता है। ये दरअसल बगई घास के जो है छोटे छोटे छल्लों को मिलाकर जो है बनाया जाता है। ये एक तरह से जो है सांकल नुमा जो है, ये इसको कहते हैं लादा। लादा का गुच्छा जो है ये लोग जूड़ों में बांध लेते हैं यहाँ पर, और ये सांकल नुमा जो है आपको दिखाई देगा ना, जो जंजीर होती है, लोहे की जंजीर जो होती है, उसी तरह की जो है जंजीर या सांकल के रूप में जो है ये कमर तक लटकता हुआ जो है ये लादा होता है, जो ये अपने जूड़ों में जो है वो बांध लेते हैं, है ना। इस तरह से जो है गले में रंग बिरंगी माला, कानों में जो है तरकल और मूंगों की बाली, हाथ में गिलट के चूड़े, उंगलियों में मुंदरी, पैरों में पैर या पैजन, पैर की उंगलियों में जो है चुटकी, इस तरह के कई प्रकार के जो है वो आभूषण वगैरह पहनकर और ये लोग जो है नृत्य करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको महिलाओं के द्वारा जो है, महिलाओं की जो है अपनी एक वेशभूषा जो है वो यहाँ पर इसमें, है ना, यहाँ इस यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप कई तरह के जो है आभूषण देख रहे हैं, कानों में जो है, यहाँ पर गले में, यहाँ हाथ में जो है मुंदरी, उंगलियों में जो है यहाँ मुंदरी दिखाई दे रही है। मुंदरी मतलब जो रिंग्स वगैरह होती हैं वो जो है यहाँ पर पहनते हैं। तो नृत्य के समय जो है इनकी अपनी एक अलग वेशभूषा होती है। अब हम अलग अलग जो इनमें नृत्य प्रचलित है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग दशहरे नृत्य की बात करेंगे। दशहरे के दिन जो है, चूंकि प्रारंभ होता है ये नृत्य, इसलिए इसको जो है दशहरा नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य में जो है लड़के और लड़कियों का जो है अपना अलग अलग दल होता है। लड़के और लड़कियां जो है अलग अलग नृत्य दल के रूप में जो है अलग अलग गाँव में जाते हैं और वहां जाकर जो है नृत्य करते हैं। पुरुषों के दल के साथ स्त्रियों का दल नहीं जाता है, पुरुषों का दल अलग और स्त्रियों का दल अलग जाता है। जिस गांव में जो है स्त्रियों और पुरुषों का ये दल अलग अलग जाता है, वहां पर जो उस गांव के लोग जो है इनका आवभगत करते हैं। नृत्य दल के लोग जो है अपने साथ खाने पीने की कई सारी वस्तुएं लेकर जाते हैं, जिसे ठोला कहते हैं। और जब जो है ये वहां उन गांव में पहुंचते हैं, सभी लोग मिलकर जो है ये ठोला खाते हैं, मिल बांट कर खाते हैं। और पूरे रात जो है वो ये दशहरा नृत्य का जो है वहां पर आयोजन होता है। तो अपने आप में हर्ष उल्लास से भरा हुआ ये एक नृत्य जो है दशहरा नृत्य है। यहाँ पर जो है आपको दशहरा नृत्य जो है करते हुए जो है लोग दिखाई देंगे। इसके बाद जो है दूसरा जो नृत्य है वो कर्मा नृत्य है। कर्मा अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है। मैंने आपको गोंड जनजाति में भी कर्मा नृत्य के बारे में बताया था। कर्मा नृत्य जो है कई तरह का कर्मा नृत्य होता है, जैसे कर्मा झुमकी है, कर्मा खाय है, कर्मा लहकी है। इस तरह के जो है कर्मा नृत्य के कई सारी जो है प्रकार जो है प्रचलित है। कर्मा नृत्य में जो है अगर आप देखेंगे तो कर्मा नृत्य में जो है लड़कियां और लड़कियों का जो है दो अलग अलग दल होता है। और कर्मा नृत्य में जो है लड़के और लड़कियों के घेरे के बीच में जो है वो कुछ बैगा पुरुष होते हैं जो कि मांदल बजाते हैं। ये मांदल बजाते हुए जो है वो आपको लोग जो यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं, ये लड़कियों का दल है और इधर जो पुरुषों का दल है। और इस तरह से जो है नृत्य करते हैं। इस नृत्य की विशेषता ये है कि इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों, स्त्रियां जो है एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर और पुरुष जो है एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर जो है नृत्य करते हैं। और स्त्रियों का दल जो है ये कोशिश करता है कि वो पुरुषों के दल में पुरुषों के पाँव के अंगूठे को, अर्थात झुककर जो है वो पाँव के अंगूठे को छूने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही पुरुषों का दल जो है स्त्रियों के पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास करता है। तो अपने आप में बहुत ही मोहक ये जो है नृत्य, कर्मा नृत्य होता है और बहुत मेहनत से किया जाने वाला ये नृत्य होता है। इसमें जो है पूरे शरीर की जो है एक तरह से देखिए पूरे शरीर का एक्सरसाइज जो है वो हो जाता है। नृत्य के दौरान ही जो है एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल एक केवल जो है कमर में धोती बांध कर जो है बहुत तेजी के साथ जो है दौड़ता हुआ कहीं जाता है और फिर दौड़ता हुआ जो है वो आता है। और उस कर्मा नृत्य के बीच में ही जो है वो इस तरह की हरकतें करता है, ऐसा लगता है जैसे उस पर जो है भूत सवार हो गया हो। इस तरह की जो है हरकतें करता है, इसको कहते हैं भूत भरना वहां पर, है ना। तो इस तरह की कई सारी जो है प्रथा परंपराएं नृत्य के दौरान भी जो है उनमें प्रचलित है। एक और बहुत महत्वपूर्ण नृत्य जो है झरपट नृत्य है। झरपट नृत्य जो है वो दरअसल जो है स्त्री और पुरुष इसमें जो है आमने सामने की पंक्तियों में खड़े होकर जो है वो आमने सामने की पंक्तियों में जो है नृत्य करते हैं। ये भी जो है एक सामूहिक नृत्य है। नृतक दल के हाथ में जो है ठिसकी होता है और झरपट नृत्य में जो है ये जो गीत होता है ये सवाल जवाब के रूप में होता है। अर्थात महिलाएं जो है वो सवाल पूछती हैं, पुरुष जो है उसका जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं कि महिलाएं जो है निरुत्तर हो जाए। ऐसे ही पुरुष जो है सवाल करते हैं, महिलाएं जो है उत्तर देती हैं और पुरुष कोशिश करते हैं कि महिलाएं निरुत्तर हो जाए। तो एक दूसरे को जो है निरुत्तर करने की कोशिश करते हुए जो है ये गीत होता है और उसी गीत गीत में जो है तेज गति के साथ जो है ये नृत्य होता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नृत्य जो है रीना नृत्य। रीना नृत्य जो है वो केवल स्त्रियां करती हैं। इसमें स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक साथ घेरे में या पंक्तिबद्ध होकर जो है ये स्त्रियां यहाँ पर नृत्य करती हैं। रीना नृत्य के साथ ही रीना गीत भी गाई जाती है। और इसमें जो है जो पैरों की ताल लहकी होती है, अर्थात पैरों का जो संचालन होता है वो दरअसल जो है कर्मा के जैसा ही होता है ना। तो ये एक और नृत्य जो है रीना नृत्य है। यहाँ पर जो है आपको ये रीना नृत्य जो है वो दिखाई दे रहा है।
इसी तरह से एक नृत्य जो है बिल्मा नृत्य है। बिल्मा दरअसल जो है विवाह के दौरान जो है वो किया जाने वाला नृत्य है। इसको बिरहा नृत्य भी कहते हैं। बिरहा नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि गांव में जो है बारात विदाई के समय जो है युवक और युवतियों के द्वारा यह नृत्य जो है विरह वियोग में किया जाने वाला नृत्य होता है। इस नृत्य में जो है दरअसल पुरुष जो होते हैं वो उछल उछल कर नृत्य करते हैं, जबकि महिलाएं जो होती हैं वो अपने पैरों को सरका सरका कर जो है धीरे धीरे जो है नृत्य करती हैं। तो ये भी अपने आप में नृत्य का जो है एक बहुत ही मोहक तरीका जो है वो माना जाता है। इसके बाद भड़ौनी नृत्य जो है, भड़ौनी नृत्य जो है अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण नृत्य है जो कि विवाह के समय जो है किया जाता है। दरअसल जब बारात आ जाती है तो बारात आने के बाद बाराती आंगन में बैठते हैं, उस समय जो है महिलाएं ये नृत्य करती हैं और इस समय जो है महिलाएं समधियों के लिए जो है गालियां गाती हैं। आधुनिक सभ्य समाजों में भी अगर आप देखें तो आधुनिक सभ्य समाजों में भी जो है इस तरह से महिलाएं जो है शादी के समय गीत के रूप में जो है गालियां जो है वो देती हैं। तो ऐसे ही जो है बैगा जनजाति में भी जो है गीत के रूप में गालियां जो है समधी को दिया जाता है और ये दरअसल जो है कर्मा का जो लहकी प्रकार है ना, उस कर्मा लहकी से मिलता जुलता हुआ नृत्य जो है वो भड़ौनी नृत्य है। परधौनी नृत्य एक और बहुत महत्वपूर्ण नृत्य जो है परधौनी नृत्य है। परधौनी नृत्य दरअसल जो है ये भी विवाह के समय जो है विवाह की अगवानी बारात की अगवानी के लिए जो है किया जाने वाला नृत्य होता है। पुरुष दरअसल जो है पुरुष लोग जो होते हैं वो अलग अलग वेशभूषा में हाथ में फरसा लेकर जो है ये नृत्य करते हैं। नगाड़ा और टिमकी जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है नगाड़ा और टिमकी होता है। नगाड़े और टिमकी के साथ जो है वो ये नृत्य पूरा का पूरा किया जाता है और इसमें लड़के वाले जो है हाथी की वेशभूषा जो है वो धारण कर देते हैं और जोर जोर से जो है आवाज करते हैं। ऐसा लगता है जो है वो जोर से किलकारी जो है वो ऐसी आवाज जो है वो निकाल रहे हो, है ना। तो इस तरह से जो है बारात के स्वागत में किया जाने वाला नृत्य जो होता है इसको जो है परधौनी नृत्य कहा जाता है। अब ये कई सारे नृत्यों के बारे में जो है मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है इनमें प्रचलित जो महत्वपूर्ण जो पर्व त्योहार हैं उनकी बात करेंगे। देखिए बैगा जनजाति में जो है कई सारे पर्व त्योहार जो है प्रचलित हैं। मुख्य रूप से जो है वो इनमें जवारा, नवरात्रि के समय जवारा, अख्ती या बेदरी, हरेली, देवली, पंचम नवाखाई, नवाखाई, देवरी, छेरती, दशहरा, नाचा फाग, ये कई सारे जो है इन जनजातियों में कई सारे जो है वो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। जवारा जो है यहाँ पर आपको जवारा दिखाई दे रहा है, नवरात्रि के समय जो है जवारे बोए जाते हैं। ऐसे ही अख्ती यहाँ पर जो है ये अख्ती दिखाया गया है, यहाँ पर जो है बिद्री दिखाया गया है, ये हरेली है ना। तो इस तरह के जो पर्व त्योहार है वो भी जो है प्रचलित है। आप मेले के रूप में अगर देखें, उत्सवों के रूप में अगर देखें तो मड़ई, छत्तीसगढ़ में जो है बैगा जनजाति में मड़ई जो है उत्सव वो बहुत प्रचलित है। उस समय जो है मड़ई हाट भी जो है लगता है, जो कि अपने आप में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हाट है। हम लोग अलग से जो है तमाम तरह के ये जो मेले पर्व त्योहार हाट और अलग दूसरी चीजें जनजातियों में प्रचलित हैं उसके बारे में भी जो है एक क्लास जो है वो मैं लूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये बैगा जनजाति की सारी बातें जो है वो मैंने आपको बताई। बैगा जनजाति जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, इससे कई सारे प्रश्न जो है बन चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी जो है प्रश्न बन सकते हैं। तो बैगा जनजाति के बाद हम लोग अगले क्लास में जो है वो शहरिया जनजाति के बारे में बात करेंगे, फिर कोरकू जनजाति के बारे में बात करेंगे, एक एक करके सारी जनजातियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो भी स्टार्ट करेंगे, है ना। जो एमसीक्यूज होंगे वो एमसीक्यूज पहले जनजातियों से संबंधित सारे एमसीक्यूज जो है वो उनकी क्लासेस जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके जो है पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लासेस जो है पसंद आती हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से मैंने बताया कि हम लोग जो इंस्पायर भी होते हैं, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि आपको अन्य किन चीज़ों की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी क्लास या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है आपको एक क्लास चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमें बताएं, जिससे जो है हमें ये जानकारी मिल पाए कि हाँ इस चीज़ की आवश्यकता जो आपको और है, तो मैं उस पर भी जो है क्लास ले सकूँ। तो आज इतना ही, मिलते हैं एक और बहुत बेहतर से क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।